नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीडा पे। तो कक्षा 10 के जो हमारे साथ में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, चाहे तो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, दोनों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी बोर्ड में जो भी टॉपिक है वही टॉपिक सीबीएसई बोर्ड में है, सेम टू सेम जो है सिलेबस है। तो दोनों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पिछली क्लास में हमने जो है जो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर था, जो पोइट्री, जो फर्स्ट फ्लाइट में पोइट्री सेक्शन है, तो उसकी हमने हिंदी समरी बताया था और सेंट्रल आइडिया कराया था। ठीक उसी क्रम में आज के वीडियो में हम आप लोगों को इससे जो है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब एक है कि 4 लाइन की कोई भी, जैसे कि एक स्टेंजा दिया होगा, 4 लाइनें पोएम की दी हुई होंगी, आपसे वो पूछ लेगा, उसके माध्यम से इन्हीं में से जो है कुछ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो पेपर में 3 नंबर के या 6 नंबर के पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो भी नंबर, जैसे कि 1-1 नंबर का होगा, ठीक, या कहीं जो सीबीएसई बोर्ड में है तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 4 लाइनें ये जो दी हुई हैं, ये पोएम के स्टार्टिंग की लाइनें हैं। द वे आक्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हिंदी मतलब समझ लेते। द वे का मतलब होता है मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है, यानी कि तौर तरीका, यानी रास्ता। क्रो एक बर्ड है, चिड़िया है, यानी कि कौवा। ठीक है, सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखिए, एक हेमलॉक ट्री क्या है, तो हेमलॉक ट्री एक सफेद फूल वाला विषैला पौधा है। इसी के नीचे एक जो है कवि पोएट बैठे हुए हैं। ठीक, और एक कौवा आता है, ऊपर से उसको जो है हिलाता है कुछ पेड़ को। ठीक है, तो डस्ट इसके नीचे कुछ जो है कड़क जो है बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ कहानी इसकी मतलब जो हिंदी हुई समरी इस लाइनों की। ठीक, आगे और लाइनें वो हम अभी आगे बताएंगे। अब इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेंजास, यानी कि पहले स्टेंजा को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो इसको आप पढ़ लीजिए। इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि इन 4 लाइनों को आप लोग पहले क्या कीजिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, कौन से पार्ट क्या है, यानी कि पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम याद करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ये इससे डायरेक्ट 1 नंबर बन जाएगा। ठीक, फिर इसमें से कुछ और क्वेश्चन होंगे जो इन्हीं लाइनों में से दिए गए होंगे। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। आप लोग इसको नोट कर लें, क्वेश्चन को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लें। ये पूछे ही पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, क्वेश्चन ये पूछे ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम, यानी कि पोएम का नाम क्या है, एंड द पोएट, और कवि का नाम क्या है, यानी कि इसके जो है रचयिता कौन है। तो जब आप ये पढ़ेंगे द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, इसी लाइन में भैया आपको देखने को मिल जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। तो ये चैप्टर का नाम ही है डस्ट ऑफ स्नो। कुछ करना नहीं है, फ्री का नंबर मिल जाएगा भैया, बस आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो द नेम ऑफ दिस पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को आप ब्लैक पेन से लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। जब पेपर में लिखेंगे ब्लैक पेन से चमकेगा और एग्जामिनर इसी पे टिक कर देगा, नंबर आपको पूरे दे देगा। और इसका पोएट का नाम क्या है, तो द नेम ऑफ पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि के नाम की स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लीजिए, गलत ना हो। ठीक है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। पोएम के नाम की स्पेलिंग और जो पोएट है, तो पोएट के नेम में कोई भी मिस्टेक ना हो, जैसे बुक में दिया हुआ है उसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, द नेम ऑफ दिस पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि कवि का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और ये जो लाइनें किस कविता से ली गई हैं, तो वो कवि जो है कौन से कवि हैं, और पोएम का नाम क्या, तो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और जो कवि हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। अब पोएट कहाँ खड़े हैं, ठीक है, पोएट कहाँ पे खड़े हैं, तो द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। कवि जो है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। तो देखो लिखा है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, इसमें देखो हेमलॉक की आपको स्पेलिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसमें से आसानी से आप लोग लिख लेंगे, इतना क्वेश्चन से मिल जाएगा। द पोएट वाज स्टैंडिंग, ये मीनिंग आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। हेमलॉक ट्री इस लाइनों में मिल जाएगी। कुछ करना नहीं है। देखिए अंग्रेजी बहुत सरल होती है, बस इसके क्वेश्चन आंसर उसी में मिल जाते हैं। आप लोगों को बस जुगाड़ पता होना चाहिए। वो जुगाड़ कैसे पता होगा, आप लोग जो हमारे साथ में चैनल पे आएंगे, वीडियो देखेंगे, तभी जुगाड़ पता हो पाएगा। तो आप लोग वीडियो डेली देखा करें। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर कौन जो है बैठा हुआ था। सिटिंग मतलब बैठा हुआ था, कहाँ पे, पेड़ पे। तो पेड़ पे कौन बैठा हुआ था,
तो आ क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पे कौवा बैठा हुआ था। देखो इस पे लिखा हुआ है क्रो सोक डाउन ऑन में, तो कौवा ही तो बैठा हुआ था और तो कोई बैठा नहीं था। जो पोएम में लिखा हुआ साफ साफ कि क्रो बैठा हुआ है भैया पेड़ पे, तो ये भी बन जाएगा क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, जो धूल के कण हैं बर्फ के वो कहाँ गिरे, ठीक। तो द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, ये कवि पर गिरे, ठीक है, ऑन द पोएट कवि, तो इसके नीचे कवि थे तो कवि पर गिरे। अब हम अगला स्टेंजा देख लेते हैं, इसका जो 2 स्टेंजा है तो ये पहला हो गया, अब अगला देखते हैं। हाँ तो इसका अब हिंदी देख लेते हैं पहले, सबसे पहले तो हैड गिवन माई हेड आ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। तो देखिए ये दूसरी लाइनें हैं उसी की, एक पोएम में 8 लाइनें हैं टोटल, ठीक है, 4-4 लाइनों की 2 स्टेंजा हैं, ठीक है, तो टोटल 8 लाइनें केवल हैं। इसमें दोनों स्टेंजा कोई कठिन नहीं है, आप जो है आसानी से देखिए 4 लाइन की एक पोएम भी लिखने को आती है, ठीक है, तो 4 लाइन आप या तो शुरुआत वाले याद कर ले या तो सेकंड वाले याद कर ले, यानी कि कहने का मतलब जो पेपर में यदि नीचे वाली लाइनें आ गई हैं तो आपको ये लाइनों को नहीं याद कर लिखना है और ऊपर वाले लिख देना है, ठीक। तो बच्चे क्या करते हैं अक्सर जो है एक ही याद करते हैं 4 लाइनें, वही मान लो पेपर में आ गई तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग क्या कीजिए 4-4 दोनों 8 लाइनों को याद कर लीजिए, जो लाइनें पेपर में आए जो टुकड़ा उसको नहीं लिखना है, दूसरी लाइनें लिखना होता है, तभी आप पूरे नंबर पाएंगे वरना नहीं पाएंगे, ठीक। तो हैज गिवन माई हेड अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। तो क्या होता है जब उसके कवि पे टुकड़ा बर्फ का गिर जाता है, क्योंकि दुखी था, सैड था, वहां पे बैठा हुआ था, अपना दिन का समय को निकाल करके गया हुआ था ताकि मूड उसका कुछ चेंज हो जाए जब, ठीक। तो जब बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो उसका जो है मूड चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये कुछ इसका हिंदी मीनिंग होता है। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से किस प्रकार से बनते हैं। डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, कहने का मतलब ये है द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ डे, यानी कि जो कुछ समय उसका बचा हुआ था तो यानी कि खुशी से व्यतीत कर रहा था, वहां पेड़ के नीचे गया हुआ था आराम करने के लिए, तो हाँ यानी कि ये बात सही है। तो इसमें कुछ नहीं करना, केवल डिड को हटा देना है, बाकी पूरा यही लिख देना है, द पोएट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि आंसर आपका पूरा बन जाए, कुछ नहीं करना। देखो डिड को हटा दिया, केवल क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं और डिड को हटा दिया, बाकी इसी प्रकार से लिख देना है, आंसर आपका सही हो जाएगा, सही। फिर व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ दैट डे, कवि उस दिन जो है क्या सोचता था, ठीक है, तो क्या सोचता था, द पोएट वाज सैड, क्योंकि कवि दुखी था, जैसा कि मैंने बताया कवि दुखी था इसलिए जो है वो बचे हुए समय के लिए अपना रेस्ट करने के लिए गया हुआ था पेड़ के नीचे। तो द पोएट वाज सैड दैट डे, उस दिन, यानी कि उस दिन कवि दुखी था, बट लेकिन द फॉल ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड, अभी हमने बताया देखो हैज गिवन माई हेड आ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जब उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरता है फॉल ऑफ स्नो तो उसका मूड क्या हो जाता है, सैड से थोड़ा वो हैप्पी हो जाता है, यानी कि उसका मूड चेंज हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हु इज आई इन द लास्ट लाइन, ये लास्ट लाइन में जो ये आई हुई है तो इसका क्या मतलब है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई मत का मतलब है पोएट को, ठीक है, पोएट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई इज द पोएट हेयर, यानी कि यहाँ पे आई का मतलब क्या है, पोएट से मतलब है, ठीक। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको याद कर ले। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेव्ड सम पार्ट, जो ये सेव्ड सम पार्ट आया है लाइन में, सेव्ड सम पार्ट, तो इसका क्या मतलब है, ये सिनोनिम पूछी जाती है, ठीक है, ये भी ट्रेंड है काफी इस बार जो है, पिछला जो परीक्षा भी हाल ही में 2023 में हुई है तो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेव्ड सम पार्ट मीन्स इसका मतलब होता है द रेस्ट ऑफ द पोएट्स डे, यानी कि कवि जो उस दिन जो है रेस्ट कर रहा था, बीइंग सेव्ड फ्रॉम गेटिंग सैड, जो सैड था दुखी था उससे जो है पेड़ के नीचे गया हुआ था ताकि उसको कुछ आराम मिल जाए। तो इस प्रकार से देखो हमने जो है क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताया, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको किस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं उसको हमने जुगाड़ भी बताया। 2 ही स्टेंजा थे 4-4 लाइन के, तो हमने बता दिया। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को देखिए लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं वो भी जो है चैनल पे आ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है आगे जो हम वीडियो होंगे वो आपको आसानी से मिल जाएंगे यदि सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।